चलिए, नीट के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। 109 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, 109 तक, और उसमें पॉलिनेशन के बारे में बात हो गई थी। ठीक है, तो नीट 2025 के बचे हुए 20 क्वेश्चंस और हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद अगली वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन, यानी 20-20 क्वेश्चन पे एक्सप्लेन के साथ में आपकी पूरी होती जाएगी वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारा काम हो जाएगा, नीट पूरा ही क्रैक हो जाएगा इसी से ही। देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहा है एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं किसके ऊपर? मैंगो ब्रांच के ऊपर। ये एग्जांपल किसका है? प्रीडेशन, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म या म्यूचुअलिज्म? कमेंसिलिज्म का है। ठीक है, अब पहले तो ये समझिए कि ये चैप्टर आपका है पॉपुलेशन और इंटरेक्शन वाला पार्ट। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपके इंटरेक्शंस जो होते हैं, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इंटरेक्शन करती है, वो ये 4-5 तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं ये हो सकते हैं म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म और एमेंसिलिज्म। ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को पूरा यहीं कवर कर लीजिए फिर, क्योंकि आपने कल वाले पेपर में जो देखा है कि एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हमने जो पढ़ाया था, आज उससे 2 क्वेश्चन आप यहीं और देखेंगे। यानी कि आप एक टॉपिक को जब पढ़िए तो पूरा वाइडली पढ़ लीजिए ताकि सारी चीजें खत्म हो जाए उसी में। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी दोनों में ऐसा इंटरेक्शन हो कि दोनों को फायदा हो, तब इससे कहते हैं क्या? म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को नुकसान। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको भी नुकसान है, मेहनत कर रहे हो, और जो दूसरा फेल हो जाएगा उसको भी नुकसान है। ठीक है, आप तो पास हो जाओगे, आप हमसे पढ़ रहे हो। प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब क्या होता है कि एक को फायदा और एक को नुकसान। ठीक है, दूसरा होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा और एक को नुकसान। कमेंसिलिज्म, एक को फायदा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। और एमेंसिलिज्म, एक को नुकसान और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। पहली बात तो यही पकड़ लीजिए। ठीक, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे हमने उठाए हैं, पूरा नहीं पढ़ाएंगे, मेन पॉइंट यहाँ पे बात हम करेंगे। देखिए, प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन क्या मतलब है? जो प्रे वाला है, ठीक है, प्रे और प्रीडेटर, यानी कि शिकार और शिकारी वाला केस, वो प्रीडेशन है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके कुछ मेन पॉइंट है जो यहाँ हमने लिखे हैं, उनको आपको याद करना है। ऑल्दो एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट को ईट करते हैं। देखिए, शेर ने हिरन को खाया, चलो बात ठीक थी, लेकिन प्लांट बेचारा खड़ा रह गया, उसको खा लिया, तो ये भी एक प्रे प्रेडेटर वाला ही रिलेशन है। ठीक है, तो ये प्लांट में उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, वो प्लांट को खा रहे हैं, वो भी प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। बिसाइड्स एक्टिंग कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, ये 2 काम कर रहा है। एक तो इसका काम है कंडुइट की तरह वर्क कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। 10%। ठीक है, हाँ, 10% लेनमैन का 10% लॉ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। साथ ही क्या कर रहा है? देख की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये प्रे की पॉपुलेशन को भी तो कंट्रोल में कर रहा है। भाई अगर शेर चला जाए तो हिरन बढ़ते चले जाएंगे, ये उसकी पॉपुलेशन को भी तो कंट्रोल में कर रहा है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल का फिनोमेना क्या है? एक एग्जांपल दिया गया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक हैवॉक आया जिसमें आपके प्रिकली पियर कैक्टस था, वो बढ़ता चला गया। कैक्टस जो था ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया और वो पूरे में फैलता चला जा रहा है। अब कैसे उसे कंट्रोल किया जाए? तो ये कंट्रोल क्या है? नेचुरल प्रेडेटर उसका ले आओ। वो कौन था? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर था, मॉथ, उसको ले आए, इन्वेसिव कैक्टस फीडिंग मॉथ को। और उसने क्या करा? उस कैक्टस को पूरा खा डाला, बच गया सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। प्रेडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं। भाई जैसे आप हो और कोई दूसरा है, उनके बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन कोई तीसरा आप दोनों से ताकतवर आ जाए तो वो क्या करेगा? जब वो आएगा तो आप दोनों साथी दोस्त लोग, हाँ, आपस में नहीं लड़ोगे, तो क्या हो रहा है? कंपटीशन नहीं होगा। तो कंपटीशन को भी प्रेडेटर क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट एक स्टारफिश थी, पैसेस्टर्स का नाम था। ये इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। और जब इन्होंने क्या करा कि उसको हटा दिया, वेयर ऑल द स्टारफिशेस वर रिमूव्ड, अगर उनको हटा दिया गया तो वहां पे क्या हुआ? लगभग 10 स्पीशीज जो थी इनवर्टिब्रेट्स की, उनमें आपस में ही द्वंद्व हो गया और वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। तो प्रेडेटर का दूसरा काम आपको समझ में आया कि ये क्या कर रहा है? कंट्रोल में कर रहा है और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ? सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड,
तो प्रेडेटर अब अपने आप को बचाने का भी काम करेगा, ठीक है। तो कुछ प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ने क्या करा, कुछ काम करे। जैसे फ्रॉग ने क्या करा, क्रिप्टिकली कलर्ड हो गया, कैमोफ्लेज कर लिया, अपने माहौल के जैसा ही हो गया, हरे रंग का पेड़ के ऊपर बैठा वो भी हरे रंग का हो गया, तो वो दिखेगा नहीं, तो बच जाएगा। क्रोमेटोफोर्स से होता है। सम आर पॉइजनस, कुछ ने क्या करा, अपने आप के अंदर पॉइजन रख लिया, कुछ ने क्या कर लिया, अपने अंदर पॉइजन रख लिया। जैसे मोनाक बटरफ्लाई है, मोनाक बटरफ्लाई क्या करती है, जब वो छोटी सी लार्वल स्टेज में होती है तो वो ऐसे खतरनाक वाली वीड्स को खाती है जो जहरीली होती हैं, और फिर जब उसको कोई इंसेक्ट आ गया, हाँ, तो इंसेक्ट जब चिड़िया कोई खाएगी उसे, उस इंसेक्ट को, तो क्या होगा, वो डिस्टेस्टफुल हो जाएगा, कड़वा कड़वा लगेगा, थूक देगी, बच गया मोनाक बटरफ्लाई। समझ में आई बात या नहीं? इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो थे उसमें नियरली 25% जो है इंसेक्ट हैं वो खाते हैं प्लांट्स को, वो फाइटोफैगस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने परसेंट इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं? 25% होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा। देखिए इंसेक्ट ने तो बचा लिया, वो तो एनिमल था उसने बचा लिया, लेकिन अब प्लांट्स कैसे बचाएगा? तब वो क्या होता है, उसमें थॉर्न्स होते हैं जैसे अकेसिया और कैक्टस में दिया, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, डिफेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो कैलोट्रोपिस होता है, मदार, मिल्कवीड, हाँ, ये क्या करता है, मदार जो है वो आपने देखा होगा उसको कोई खाता नहीं है। वो क्यों नहीं खाता है? क्योंकि अपने अंदर ये एक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये बनाता है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए उसको कोई खाएगा नहीं, बच जाता है, ठीक। इसी में शायद से मॉर्फिन, कोडीन, हाँ, ये जो निकोटीन, कैफीन, क्विनीन और ये सब जो है, ओपियम, ये सब क्या है, ये भी प्लांट इसीलिए बना रहा है कि वो खराब चीजें हैं जिसको अगर कोई खाएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हम लोगों ने इसको दूसरी तरह से, हाँ, ड्रग की तरह इसको यूज करना शुरू कर दिया। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन में भी यही चीज है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से compete कर रही है। इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, क्या है? कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन टर्म ऑफ आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। यानी एक स्पीशी है, उसके जब वो आ जाएगी तो दूसरे की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी। आर क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट का जो माइनस होता है वो है। आपने क्या कहा, कंपटीशन में गैलापागोस आइलैंड जो होता है, वहां टॉर्टोइस के लिए था, गोट्स ले आए, ठीक है, और वहां पे क्या ले आए, गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। गोट्स बहुत तेजी से खाती हैं और टॉर्टोइस वो कम खा पाए, तो वो जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे वहां पे, ठीक है। Another evidence for the occurrence of competition in the nature come from that is called competitive release। competitive release क्या होता है? competitive release का मतलब है कि एक competitive species दूसरे को अगर ना मारे, रिलीज करते। एक एक्सपेरिमेंट है, कोनिलियन का एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है, शोड रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर एंड competitive superior barnacle, जो कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल्स थे जिनका नाम था बैलेरस, ये डोमिनेट करते थे इंटर टाइडल एरिया में। ये एक्सक्लूड कर देंगे स्मॉलर बार्निकल्स को, कैथामेलस को, फ्रॉम दैट जोन। तो एक कॉम्पिटिटिव सुपीरियर वाला इंफीरियर वाले को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। इसी में ही तो सब नाइल पर्च का भी आता है, हाँ, चिटलिज फिश और नाइल पर्च। एक आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब ये गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसी को क्या कहा, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज को क्या करेगी, हटा देगी, ठीक। रिसोर्स पार्टीशन क्या, अब क्या लगे दोनों में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन वो एक साथ एक जगह पे रहना चाहें तो क्या करेंगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगे, यानी अपने रिसोर्स को क्या करेंगे, एक एक टाइम पे यूज करेंगे कि तुम ऐसा है, जैसे मान लो एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में दो लड़के रह रहे हैं, एक लड़का है जो रात में लाइट जला के पढ़ता है, एक लड़का है जो दिन में लाइट जला के पढ़ता है। अब लाइट 24 घंटे जल रही है, लेकिन दोनों लड़कों को अब जब सोएंगे तो उन्हें लाइट बंद चाहिए। तो जब आप में से कोई एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे में चला जाएगा, या वो क्या कहेगा कि भाई तुम जब कोचिंग जा रहे हो तब हम सो ले रहे हैं, ठीक है। आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, एक आदमी अपने जा रहा है, कोचिंग जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, तो उसने कहा जब वो टाइम वो गया तो उस टाइम पे वो सो गया, यानी उस रिसोर्स का क्या करा उसने, दूसरी तरह से यूज कर, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई, ठीक। समझ में आई बात या नहीं? इसको मैक आर्थर थे, इन्होंने शो किया। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को लिया गया, वार्बलर्स की, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये पॉइंट आपके
हो गए। देखिए सेलेक्टेड पॉइंट्स है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है और सीधा सिलेक्शन लेना है, फालतू फर्जी पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आइए अगला, पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म का मतलब है एक पैरासाइट है जो किसी दूसरे के ऊपर है, किसी लिविंग बॉडी के ऊपर है। तो लिविंग बॉडी को क्या कहते हैं हम? होस्ट कहते हैं। दूसरा क्या होता है? पैरासाइट होता है। इन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल्स पैरासाइट्स इवॉल्व करते हैं स्पेशल एडेप्टेशंस। क्या होते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन? बताइए। हुक्स एंड सकर्स आते हैं, लॉस अननेसेसरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपके हुक्स और सकर्स, तो प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, हुक्स एंड सकर्स हो गए, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हो गए, ठीक है, ये चीजें होंगी। और इनकी लाइफ साइकिल भी बड़े ही कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट। जैसे आपने कहा अगर आप टेप फॉर्म की बात करते हैं तो टेप फॉर्म में 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो हमारे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की, तो उसमें क्या है? एक ही होस्ट है, 2 होस्ट है, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी 2 तरीके के होंगे, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर से होंगे, जैसे व्हेल, लाइस हो गए हमारे ऊपर, ठीक, टिक्स हो गए डॉग्स के ऊपर। मरीन फिश जो है उसमें इन्फेस्टेड होती है एक्टोपैरासिटिक कोपियोपॉड्स। ये कोपियोपॉड्स किसके लिए हैं? मरीन फिश में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोपियोपॉड्स एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है। इसके अलावा कस्क्यूटा यानी अमर बेल, तो कस्कटा जो है ये अमर बेल क्या होती है? ये भी पेड़ों के ऊपर उग जाती है और वहां से सक करती रहती है फूड को, ठीक। एक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? कुकू यानी कोयल जो है वो क्या करती है? अपने अंडों को क्या करती है? क्रो के नेस्ट में दे देती है। उसके अंडे और क्रो के अंडे एक से बिल्कुल दिखते हैं, इवॉल्व हो गए। और जो क्रो के अंडे होते हैं उन्हें फोड़ के बिल्कुल 3 इडियट आपने देखिए ये एग्जांपल दिया, वो ब्रूड पैरासिटिज्म का है। कमेंसलिज्म क्या होती है? कमेंसलिज्म का मतलब है आपने कहा एक को फायदा और एक को ना फायदा होगा और ना नुकसान होगा। जैसे आपने कहा ऑर्चिड जो है, ऑर्चिड इज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन back of the whale benefit while their mango tree not whale derive any benefit, ठीक। इसके अलावा कैटल एग्रेट बर्ड होती है। कैटल एग्रेट बर्ड है एक छोटी सी चिड़िया है जो कैटल्स हैं उनके पीछे पीछे चल रही है, यानी कि आपके भैंस या गाय आगे जा रही है घास चरती हुई, उसके पीछे पीछे छोटी छोटी चिड़िया चल रही है। क्यों? जब वो चिड़िया जब वो पैर अपना हटाएगी तो उस घास में क्या होता है? गैप आएगा और उस गैप में उसको कीड़े दिख जाएंगे, वो कीड़े खा लेगी। तो गाय का या भैंस का कोई फायदा तो हुआ नहीं कैटल का, लेकिन चिड़िया का इनडायरेक्ट वे में फायदा हो गया। तो उसको ना फायदा ना नुकसान और इसको फायदा हो गया, ठीक। ऐसे ही इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है और क्लाउनफिश जी। एक और है यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन और स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ क्लाउन फिश। ये क्या होता है? सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स के बीच में क्लाउन फिश आके चली जाती है। अगर कोई क्लाउन फिश को मारने आएगा तो सी एनिमोन्स के जो टेंटिकल है वो उसे हटा देंगे और क्लाउन फिश बची रहेगी। तो क्लाउन फिश को तो फायदा हो गया, लेकिन सी एनिमोन को ना फायदा है ना नुकसान है। क्लियर है? इसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा। जैसे आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, आपको फायदा, और आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो, हमें फायदा। तो ये क्या हो गई? म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में आपका यहाँ पे आता है लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस जो होते हैं वो क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। एल्गी को कह देते हैं फाइकोबायोन्ट और फंजाई को कह देते हैं माइकोबायोन्ट, ठीक है। एक खाना बना रहा है और एक उसमें रह रहा है, ठीक। ऐसे माइकोराइजा का है एसोसिएशन, फंगल का एसोसिएशन है बड़ी प्लांट्स की लीफ रूट के साथ में, ठीक है। ये आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, पाइनस में, ठीक है। इसके अलावा और ये करता क्या है? फंगस क्या कर रहा है? फंगस इन टर्न फंगस विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है। मोस्ट स्पेक्टेक्युलर इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल जो है म्यूचुअलिज्म का आपको प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, जब पॉलिनेशन के लिए आते हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया काम होता है। एनिमल्स प्रोवाइड ऑब्वियसली हैव बीन पेड फॉर फीस। आपको पता है कि भाई उन्हें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वो नेक्टर वगैरह चूसेंगे और वो उठा के ले जाएंगे, तो पॉलिनेशन हो गया। दोनों को फायदा हो गया, एक को नेक्टर मिल गए और वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें, हाँ, एग लेइंग में भी होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये एग लेइंग का आ गया।
जो हमारा वैस्प होता है वो फ्रूट के अंदर जाके वो भी पोजीशन करता है, यानी अंडे देता है और उसकी वजह से यक्का पॉलिनेशन होकर आ जाता है। यस, यक्का और मॉथ इसका एग्जांपल है। अंजीर वाला। हाँ, तो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा वो जब वहाँ उसके एग्स डेवलप होंगे, लार्वा बनाएंगे, तो उसी के खाने के सीड्स लिए। को खा सर लेंगे। वॉस्प कहाँ देती है? अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिग। फिग, हाँ फिग। अंजीर को इसके बाद मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है ओफाइरस। ये क्या करता है? ये बड़ा अच्छा काम करता है। ये फीमेल के जैसा, इंसेक्ट के जैसा बिहेव करता है। मेल आता है इसको कॉपुलेशन करने के लिए, तो उसे कहता है स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है जिसका नाम है ओफाइरस। ये क्या करता है? सेक्सुअल डिसिट कराता है, यानी वो आ तो रहा था वो जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये सिर्फ धोखा देता है, छलावा है। इसे कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद कर रहे हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपने म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म सब कुछ पढ़ लिया। कह रहा है एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। देखिए सीधा एनसीईआरटी की लाइन थी। अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप हमसे लास्ट में, जब ये पूरा खत्म हो जाए तो लास्ट में आप हमसे सब ले लीजिएगा पूरा पीडीएफ। ठीक है, और इसी को पढ़िएगा, कमेंट में आप पीडीएफ ले सकते हैं। एपिफाइट्स जो है वो मैंगो ब्रांच के ऊपर अगर है, ठीक है, तो किस तरीके का एग्जांपल है? कमेंसलिज्म। ठीक है, क्योंकि मैंगो को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो एपिफाइट है उसको फायदा हो रहा है, उसके ऊपर हो गया रहा है। चलिए, कमेंसलिज्म इसका आंसर है। आते हैं अगला, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। कह रहे हैं ह्यूमन प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं 12 वीक पे। ठीक है, 4 महीने। ह्यूमन प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं 8 वीक पे। ह्यूमन प्रेगनेंसी में हार्ट बनता है 1 मंथ के। बिल्कुल सही बात है। और ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स डेवलप होते हैं एंड ऑफ 2nd मंथ पे। और ह्यूमन प्रेगनेंसी में अपीयर होते हैं हेयर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन 5th बिल्कुल मंथ। सही बात है। अब यहाँ कुछ पॉइंट आपके हमने दिए हैं, आप पहले उन्हें पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर को बहुत इजीली बता सकते हैं। रट्टा मार लीजिए इन पॉइंट्स को। ह्यूमन बींग्स में जो 1 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें आपका दिल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा कह रहा है बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप करता है लिम्ब और डिजिट्स को, याद रखिएगा। सही है। फिर कह रहे हैं 12 वीक यानी 3rd मंथ तक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स एज वेल डेवलप। ठीक, फर्स्ट मूवमेंट फीटस का अपीयर होता है और हेयर जो है वो हेड के ऊपर यूजुअली कब होते हैं? 5th मंथ में। पहला मूवमेंट और हेयर जो है सर के ऊपर दिखेंगे 5वें मंथ में। ठीक है, और 24 वीक में आपका क्या होता है? 2nd ट्राइमेस्टर पे बॉडी कवर्ड कर लेती है, पूरे फाइन हेयर होते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आई लैशेस बन जाती हैं, यानी आंखें ब्लिंक करने लगी हैं। ठीक है जी। और लास्ट में 9 मंथ पे पूरी प्रेगनेंसी तैयार हो जाती है, पूरी डेवलप है, रेडी टू डिलीवरी। अब आपने ये पॉइंट पकड़ लिए, धीरे धीरे आपने ये पॉइंट पकड़ लिए, रट लिए। अब बताइए ये जो ऑप्शन दिए इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से गलत हैं? बताइए। ऑप्शन ए सही है। सेकंड होगा सर। सर सेकंड गलत है, ए सी डी ई होगा, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड गलत है? हाँ, बी गलत है। तो सर सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन होगा, ए सी डी ई। ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म होता है 1 हाँ, मंथ 1 month पे, पे सही है। है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हाँ, होते हैं ठीक 12 है। वीक पे, सही है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट डेवलप होते हैं एंड End ऑफ of 2nd second मंथ। सही है। 2nd मंथ पे सही है। सही है। इस पे 8 वीक्स था ना सर, 8 वीक्स होता है क्या? तो वही बात हो गई ना। और इसके बाद कह रहा है प्रेगनेंसी में अपीयर होता है हेयर यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं 5th मंथ में, पूरी सही। बॉडी के ऊपर हेयर आ जाता सही है। है। तो कौन कौन सा इसके ऑप्शन जा रहे हैं? सर सेकंड वाला सही है बिल्कुल। सेकंड वाला हाँ सर, ए सी डी ई, यस सर। बी को छोड़ दो, ए सी डी ई। ठीक है, चल उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यस। चल अगला देखते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करिए फिगर को, आपकी ये फिगर दी हुई है। पहले ये फिगर देख लीजिए, ये क्या है? बायो रिएक्टर का आपको फिगर दी हुई है। 2 तरीके के बायो रिएक्टर होते हैं, स्पार्क, एक होता स्टीयर। है स्टीयर टाइप और दूसरा होता है स्पार्क। स्टीयर टाइप का मतलब है स्टीयरिंग होती रहेगी, वो लगातार घूमता रहेगा,
और दूसरा होता है स्पार्ज, यहाँ से आपको एयर के बुलबुले छोड़े जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों को देख लीजिए, एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, इस बार हो सकता है फिर इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, ये आपका लगा हुआ है मोटर जो इसे घुमा रहा है, ठीक है। इसमें ये फॉर्म ब्रेकर लगा हुआ है, ये देखिए जो ब्लेड्स हैं ये फॉर्म ब्रेकर का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो कल्चर जो ब्रॉथ है वो है आपका कल्चर ब्रॉथ, और फ्लैटेंड जो ब्लेडेड हैं वो क्या है, इम्पेलर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ब्लेड ऊपर की तरफ है वो फॉर्म ब्रेकर की तरह काम करेंगे। इसके अलावा इसमें ए से बेस कंट्रोल हो रहा है, और यहाँ नीचे की तरफ स्टीम डाली जा रही है फॉर स्टरलाइजेशन, उसमें स्टेरॉइड लेयर नीचे से, हाँ, और यहाँ से स्टेराइल एयर डाली जा रही है। अब आप देखिए इसके ऑप्शंस को, डी वाला स्टेराइल लेयर है, 4 होगा बी, फोम ब्रेकर इसमें से कौन सा है, फोम ब्रेकर सी सी वाला, वाला, सी वाला आपको पता है जो ऊपर वाले ब्लेड है वो फोम ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। बहुत इजी हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। पानी में वो स्किन और बकल कैविटी से रेस्पायर करता है। गलत, नहीं गलत, एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी और लंग्स। स्किन, बकल कैविटी और लंग्स तीनों से रेस्पिरेशन वाला गलत है, वो वाटर कह वाला रहा है गलत, land वाला स्टेटमेंट सही है। इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। हाँ सही है, क्या हाँ, ये है। पानी के लिए गलत है स्टेटमेंट और लैंड के लिए हाँ, सही? बिल्कुल सही है सर। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ एनवायरनमेंट, दोनों के लिए गलत है। दोनों के लिए शायद गलत तीसरा है। कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू फॉर वाटर और फॉल्स फॉर लैंड, उल्टा कर दिया। और कह रहा था स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप सबसे पहले यहां से पकड़िए फ्रॉग इस पार्ट का, हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक। कह रहे फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड के ऊपर एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पानी में सिर्फ और सिर्फ स्किन है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी से एक्सचेंज कर रही है डिफ्यूजन के थ्रू। तो पानी में तो सिर्फ स्किन के थ्रू होता है, जबकि वहां वो कह रहा है पानी में दो के थ्रू। स्किन और बकल कैविटी के बता रहा था। लैंड में कह रहा है बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों की तरह करता है रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे जी। लंग्स जो है अगर करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो स्टेटमेंट एक तो वहां गलत है, हाँ, पानी वाला, और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा लंग्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, हम अगर अब थोड़ा सा एडवांस थोड़ा पढ़ लें। एक पेयर होते हैं लंग्स में, कितने किस कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, थोरैक्स में। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू बकल कैविटी एंड देन इनटू लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। भाई साहब इस बार याद रखिएगा, नीट में ध्यान से देखिएगा हमारे पेपर को, जो डिस्कशन है इससे आपका पेपर अगर ना बना तो बेकार है, ठीक है। यही लाइनें ऐसे ही आ जाएंगी। तो अब यहां क्या होता है, स्टेटमेंट जो आपका ये वाला है पहला, पानी के लिए स्टेटमेंट गलत है और लैंड के लिए स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट जो है फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। क्लियर है ये? तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? 1 जाएगा। 13 का ऑप्शन होगा 1। क्लियर है? आइए अगला। Consider the following statement regarding function of adrenal medullary hormone। भाई साहब आप अगर ध्यान से देखिए तो इससे पहले जब हमने आपको क्वेश्चन कराए थे तो उसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने बहुत कुछ बताया था, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जी। यहाँ आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया है, आप इससे पहले वाली वीडियो में पूरा देख सकते हो। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने आपको यहाँ हार्मोन्स बताए हैं। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला में। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कह देते हैं, कैटेकोलामाइन्स कह देते हैं, ठीक है। और इसमें एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन यानी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। इन्हीं के काम वहां पूछे गए, ठीक है। नीचे आपके जो हार्मोन निकल रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो यहाँ पे दिए हुए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये आपके उन्हें कॉर्टिसोल बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मेडुला क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि मेडुला से कौन कौन से क्या करते हैं। और नीचे ये रहा। ये वाला। अब यहाँ पे आइए, और जो हार्मोन है मेडुलरी हार्मोन, पहले उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो मेडुलरी हार्मोन्स हैं उनका काम देखिए।
हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ये क्या करेंगे, ये हमारे हार्मोन अलर्टनेस बढ़ाएंगे, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ाएंगे, पाइलो इरेक्शन यानी हेयर्स जो है वो खड़े हो जाएंगे, गूज बम्प्स जिसे कहते हैं, स्वेटिंग कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन इंक्रीज करेंगे, हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन को स्ट्रेंथन करेंगे एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल्सो स्टिमुलेट करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन कराएंगे। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? देखिए एनसीईआरटी की लाइन है ये, कुछ भी हम अपने आप से नहीं बोल रहे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो तो डायलेशन कर रहा है, देखिए प्यूपिलरी डायलेशन करा रहा है, वो कह रहा है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, क्या कॉज करेगा प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन? तो नहीं, पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। हाइपरग्लाइसेमिक करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, हाँ ग्लूकोज को तो बढ़ा देगा। कॉज पाइलो इरेक्शन, हाँ बालों को खड़ा कर देगा। इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, सही है। तो क्या हो गया बी सी डी, बी सी डी। समझ में आई बात या नहीं? बोलो कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी है यार, अगर तुम मेरे साथ में रट्टा मार लो, हम बार बार कह रहे हैं कि ये लास्ट सेशन है, अगर इसके साथ में तुमने कर लिया तो फिर नीट आसान है, और फिर बायोलॉजी तो इजी है ही है यार। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आपको हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर में आपके हार्मोन्स हैं, और उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड हैं। 5 हार्मोन आपके दिए हुए, जिसमें से 3 प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है और 2 प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये क्या है, इनहिबिटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है पार्थेनोकॉपी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। बिल्कुल सही, पार्थेनोकॉपी यस टोमेटो में कर रही है ये, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, कुछ प्रमोटर होते हैं कुछ इनहिबिटर होते हैं। डी डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन और फिर री डिफरेंशिएशन। कह रहा है री डिफरेंशिएशन के लिए डी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होगा। पहले आपका पहले क्या होता है, एक प्लांट है उसमें सेल्स बहुत ढेर सारी डिवाइड हो रही, फिर डिफरेंशिएट हुई और स्पेसिफिक सेल बन गई, ठीक है। लेकिन जब कॉर्टेक्स रीजन में गई पहले क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। लेकिन जब कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो डी डिफरेंशिएशन होता है, और फिर उसके बाद ये फिर जब वहां से लेयर बनाती है इसमें, फिर से ये वापस से डिफरेंशिएट हो जाती है, तो री डिफरेंशिएशन हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो री डिफरेंशिएशन होने के लिए डी डिफरेंशिएशन होना तो जरूरी है, वो यही तो कह रहा है। तो हाँ ये बात सही है। एब्सिसिक एसिड इन प्लांट ग्रोथ इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन अभी हमने आपको बताया ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। देखिए आपका ऑक्सिन है, ये एपिकल डोमिनेंस कराता है, ये एपिकल बड्स को बढ़ाता है और लेटरल बड्स की ग्रोथ को रोकता है, इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये ऑक्सिन कराता है। साइटोकाइनिन लेटरल, हाँ ये उसको उल्टा कर देता है, इसका एंटागोनिस्टिक है। आपकी लेटरल बड्स को जब ये कम कर रहा है ग्रोथ, तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। वो कह रहा है कि एपिकल डोमिनेंस लेटरल ग्रोथ को बढ़ा रहा है, नहीं लेटरल ग्रोथ को तो कम कर रहा है। तो कौन कौन से सही हो गए आपके? पहला, दूसरा और तीसरा सही हो गया, चौथा और पांचवा ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी आपके सही हो गए। क्लियर है? ठीक है, आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। देखिए हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हमने आपको बताया था। यहाँ ग्लैंड्स हमने आपको जब पढ़ाई अभी, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बढ़िया सी आई थी। ये है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये आपका ऊपर हाइपोथैलेमस है, इससे भी हार्मोन निकलेंगे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये बीच में है पोर्टल सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। कोई पूछे कहाँ मिलता है? ब्रेन में मिलता है, याद रखिएगा। तो अब ये हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन देखिए डायरेक्ट यहां से रिलीज होते हैं, और वो 2 हार्मोन हमने आपको बताए थे। कौन से थे? ऑक्सीटोसिन, कल ही तो बताया, लव हार्मोन, ठीक है, और वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, ये किडनी, उसमें लिखा किडनी वाले चैप्टर में।
वही हाइपोफाइशियल के जिक्र भी यही आपका जो है, जब ये आपका पानी ज्यादा निकलने लगेगा तो ये पानी को रोकेगा और उस तरीके से पानी का ऑस्मोरेगुलेटर को ऑस्मोरेगुलेशन की तरह करके ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये आपके हार्मोन निकलते हैं जो हाइपोथैलेमस से बनते हैं और निकलते हैं पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, समझ में आई। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं आपके? ये वाले हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एलएच और एफएसएच। एलएच का दूसरा नाम मेल पे क्या कहते हैं? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा कल का जो क्वेश्चन था पार्स इंटरमीडिया से निकलता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक ही हार्मोन निकलता है। चल आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है भाई। और नीचे सर यही है, एंटी डायलिटिक हार्मोन सीधा लिखा हुआ है। कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा सिंथेसाइज होगा? सिंथेसाइज नहीं होता है एक्चुअली, सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। तो कौन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और साथ ही साथ दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverages produced by yeast? देखिए ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है और उसमें आपको यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये शराब वगैरह बनाते हैं, अल्कोहल बनाते कैसे। तो अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है, स्पेशली ईस्ट होता है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, इसे हम ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन माल्ट या सीरियल्स के जूस को लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं और उससे बनाते हैं क्या? इथेनॉल। अब अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो अगर हमें कंसंट्रेशन कम चाहिए इथेनॉल की तो उसका हम डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो डिस्टिलेशन करेंगे। तो वही चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। Wine and Beer, wine are produced without distillation, whereas whiskey, brandy, rum are produced by distillation. याद रखिए, whiskey, brandy, rum, gin, ये बहुत ही इसमें अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। 40% तक होता है, 50% तक जाता है। ठीक है, कौन सी हो गई? ब्रांडी, विस्की, रम, जिन। ठीक है, वोडका। और यहाँ आपका हो गया वाइन और बियर। ये बहुत ही कहते हैं बियर पियो यार, फ्रूट जूस ही तो है बियर में, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसमें 3% ही होता है। यस, ईस्ट होती है उसमें 5 से लेकर 10% नहीं, सिर्फ 10 से 13% अगर अल्कोहल है तो ईस्ट मर जाएगी। सैकेरोमाइसीस सेरेविसी जो है वो 10 से 13% कंसंट्रेशन आएगी, जैसे ही वो अपने आप मर जाएगी। ठीक, तो अब कौन सा डिस्टिलेशन से हो रही है और कौन सी नॉन डिस्टिलेशन से हो रही है, वही क्वेश्चन है। कहना इसमें से कौन सी नॉन डिस्टिलेशन से हो रही है? तो आपने कह दिया बियर जो है वो नहीं होगी। बाकी ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिस्टिलेशन कराना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। आते हैं अगला, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक क्या होते हैं। मोनोजेनिक का मतलब है एक जीन से जो गवर्न होगा वो मोनोजेनिक है। पॉलीजेनिक का मतलब है जो कई जीन से होगा। मेंडल साहब ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो 7 साल के एक्सपेरिमेंट जो थे, कौन सा सन था मेंडल का? 7 साल का। बताइए कौन सा ईयर थे? मेंडल ने किन किन सालों में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए हैं? 1856 तक करे हैं। 1856 से देखिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट में करिएगा मेंडल ने कितने साल, 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो 7 साल कौन से थे? 1800 कब से शुरू होके 1800 कब तक थे वो? ठीक है, 1856 to 1863 63। ठीक है, ये पॉइंट पकड़िएगा। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है। यहाँ तक ये सारी मेंडेलियन जेनेटिक्स है। यानी मेंडल ने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन्होंने क्या कहा? 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन के ऊपर काम किया। लेकिन जब मोर देन 3 जीन आके एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कुछ नया कैरेक्टर बना देंगे, तो ये पोस्ट मेंडेलियन की बातें होने लगेंगी, जिसमें मेंडल के एक्सेप्शंस निकल के आए। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म। इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या कोई एक्सेप्शन था? नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई एक्सेप्शन है? हाँ बिल्कुल है। वो डाउन सिंड्रोम, लिंकेज का फिनोमिना जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि सर पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है। तो पॉलीजेनिक ट्रेट क्या है? कई जीन एक साथ इंटरेक्ट करेंगे और कुछ नया कैरेक्टर निकालेंगे। जैसे आपका स्किन हो गई, मेलानोसाइट। ठीक है, इसमें हमारा मेलानिन पिगमेंट है। हमारी स्किन की टोन्स अलग अलग होती हैं। A B C जीन है,
वो अलग अलग तरीके से होंगे कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी है। तो ये प्योरली बिल्कुल वाइट वाला आएगा, तो सॉरी ब्लैक, और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये बिल्कुल वाइट कलर आएगा। फिर बीच में मिलता जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इंडियन कलर आ जाएंगे जो इंडिया की टोन्स हैं, ठीक है, इस तरीके के कलर्स इसमें आएंगे। वो कह रहा है कि मेंडल के जो बातें हैं वो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। तो पॉलीजेनिक यानी पोस्ट मेंडेलियन की बात हो रही, मेंडल के बाद की। क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है, क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है, या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। नॉन मेंडेलियन। तो ये तो मेंडल के बाद की बातें थी, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। समझ में आई बात या नहीं? ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे जीन जो होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, एक होती है प्लियोट्रॉपी, एक होता है पॉलीजेनिक। प्लियोट्रॉपी क्या होती है और पॉलीजेनिक क्या होता है, कुछ बताएंगे? प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक तो बता दिया, ढेर सारे जीन एक साथ इंटरेक्ट करेंगे। प्लियोट्रॉपी जब एक जीन से कई कैरेक्टर डिफाइन हो रहे हैं। हाँ, तब उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है कैपिटल बी सिंथेसाइज कर रहा है आपका क्या जो एंडोस्पर्म है स्टार्च, उसके लिए स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली कैपिटल बी। अगर कैपिटल बी होगा तो सीड का शेप जो है वो गोल होगा। कैपिटल स्मॉल बी होगा तो झुर्रीदार हो जाएगा सीड का शेप। कैसा हो जाएगा? रिंकल्ड। और जब बीच का होगा तो इंटरमीडिएट शेप आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये शेप को भी कर रहा है, साथ ही साथ सिंथेसिस को भी कर रहा है। दो लेकिन है एक ही जीन। अगर एक जीन कई के लिए कैरेक्टर के लिए करता है तो क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। और अगर कई जीन एक कैरेक्टर के लिए कर रहा है तो पॉलीजेनिक। समझ में आई बात? यस सर। अगला क्वेश्चन, स्पर्म के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल। एक्रोसोम उसमें तो आप पहले स्पर्म का ये डायग्राम देख लें। एंजाइम एक्रोसोम। स्पर्म का जो ये डायग्राम है इसमें आपको मिल रहा है हेड, फिर ये आ गया नेक, फिर आ गया मिडिल पीस और फिर आ गया टेल। 4 पार्ट में डिवाइड है। हेड में ऊपर की तरफ एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है? गोल्गी बॉडी को मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है जिसके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट पकड़ में आ गया। एक्रोसोम में क्या हो गए? आपके एंजाइम्स हो गए। दूसरा आपका आ गया मिडिल पीस। मिडिल पीस में है ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपको मिल रही है क्या? यहाँ से एनर्जी मिलेगी। मिडिल पीस में है माइटोकॉन्ड्रिया। निबन कर्ण भी ऐसे कहते हैं। जब कभी इसे ऐसे स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे होते हैं, इसे निबन कर्ण कहते हैं। 2016 में एक टर्म पूछा गया था जो एनसीईआरटी में अब तक हमने देखा नहीं है। आप देखो तो बताइए। मिडिल पीस में क्या मिल रही है आपको? एनर्जी मिल रही है। ठीक है। और टेल मोटाइलिटी देता है। टेल में क्या हो रही है? मोटाइल है, ये चलेगी उसी एनर्जी से तो मोटाइलिटी होगी। ठीक है। और यहां है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। और इससे ऊपर एक छोटा सा और भी है कंटेंट। कह रहे हैं एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म? 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज और एटलीस्ट 40% में विगरस मोटाइलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ आपके अब ऑप्शन को मैच करिए और बताइए कि इसके ऑप्शन कौन से मैच करेंगे। हेड में एंजाइम होता है। हेड, अरे हेड में जेनेटिक मटेरियल, एक्रोसोम एक्रोसोम में एंजाइम हाँ, होगी। एक्रोसोम में एंजाइम, सॉरी। ठीक है, मिडिल पीस में में आपको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, निबन कर्ण है। टेल स्पर्म हेड जो है वो आपको जेनेटिक कर रहा है मटेरियल और यहाँ से स्पर्म मोटिलिटी आ रही है जी। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 फर्स्ट का 4 सी। फर्स्ट का 4 सर। जेनेटिक मटेरियल है हेड सर। जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट का 4। सी का थर्ड अच्छा सॉरी, ऑप्शन हाँ, ए का 4, ए का 4 थर्ड ऑप्शन है। ए का 4, थर्ड ऑप्शन है सर। थर्ड ए का 4 ये हो गया। ठीक है, बी का थर्ड, बी का थर्ड, थर्ड, सी का का 1 और डी का सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? Yes, कोई sir. दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of zygomorphic flower? देखिए आपके फ्लावर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। Zygomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है ये, यानी कि इसमें मिलती है रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को कहीं से भी काटोगे वो पूरी तरह से कटता चला जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल हैं ये मस्टर्ड, धतूरा और चिली।
जबकि अगर हम कहें कि सिर्फ एक बार काटो और सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो क्या लगता है जाइगोमॉर्फिक, और उसके बाद वो डबल पार्ट में डिवाइड ना हो पाए तब उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, जिसमें पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया आता है। जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है, कह रहा है जाइगोमॉर्फिक में एग्जांपल क्या होंगे, तो पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया जहां मिले वो लगा दो। तो पी मिल रहा है, बीन मिल रहा है, गुलमोहर और कैसिया तो ये नहीं मिल रहे हैं, तो ये नहीं हुए। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत इजी है। देखिए यहाँ से जितने मेरा कंटेंट जो आपको मिल रहा है इसको याद करते रहिए। क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं वो सही है, लेकिन इस कंटेंट को अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही आपका आसानी हो जाएगी। Which of the following organisms cannot fix nitrogen? देखिए साहब, आपने कहा एजोटोबैक्टर करता है। देखिए आपके कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब बैक्टीरिया में आपका आ जाता है ऑसिलेटोरिया भी आ जाता है, एजोटोबैक्टर भी आ सकता है, एनाबिना भी आ सकता है, नॉस्टा भी आ जाता है। वोल्वॉक्स क्या है? वोल्वॉक्स है एल्गी, ठीक है, और ये ग्रीन एल्गा में आता है वोल्वॉक्स, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दो जगह से उठा के दिया है। एक तो 11th क्लास की बुक है आपकी जिसमें आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां आपको देखने को मिलता है। और दूसरा आपको 12th क्लास की बुक दिखती है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये टॉपिक दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है। एजोबैक्टर और ऑसिलेटर वहां लिखा हुआ है। देखिए ये आपको यहाँ हमने दोनों को उठा के रख दिया है, दोनों के पॉइंट यहाँ रख दिए हैं। ठीक, देखिए कह रहा बायोफर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी, ये आपका कहाँ का है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का है। मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में जो प्लांट यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग। ये क्या था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था, ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये फ्री लिविंग है, जैसे एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करेंगे। इसके अलावा ये 11th क्लास की टॉपिक, सम ऑफ दीस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। क्या होती है? हेटेरोसिस्ट के अंदर करते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना, और इनके अंदर जो जीन होता है वो निफ जीन होता है, NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है। और हेटेरोसिस्ट स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनकी वॉल थिक होती है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए, ताकि आपके ये जीन से बना प्रोडक्ट ना खत्म हो। और आपका हाँ ऑक्सीजन स्कैवेंजर यहाँ मिलेगा आपको हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन पे, अब यहाँ आपको एनसीईआरटी में कहीं भी छान मारोगे ऑसिलेटोरिया तो ना देखने को मिल रहा है। ऑसिलेटोरिया हम बता दे रहे हैं, ये क्या होता है? ये आपका वही है, मोनेरा में रखा जाता है, ठीक है। तो अब आपके आ गए इसमें ऑप्शन कौन से आ गए? वोल्वॉक्स भाई साहब सिर्फ और सिर्फ यही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो क्या होगा आंसर? ओनली डी। समझ में आएगा क्या? नहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। 21 के बाद 22 के ऊपर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ex situ कंजर्वेशन। देखिए बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है, सबसे पहले तो आप ये बताइए बायोडायवर्सिटी लॉस किन की वजह से होता है? वो चार फैक्टर, इविल क्वाड्रेट कहलाते हैं ये। फ्रेगमेंटेशन, हाँ फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और कंपटीशन, हाँ को-एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये आपके हो गया बायोडायवर्सिटी के लॉस। अब इनसे बचने के लिए हमें बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन दो तरीके के होते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कितने तरीके के? दो तरीके के। एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, एक इन सिटू। अगर आप उसी जगह पे लॉक कर दो, जैसे शेर है, शेर के आसपास की बाउंड्री लॉक कर दो कि भाई साहब तुम मेटिंग करो, तुम सब करो, तुम रहो आराम से, कोई तुम्हें यहाँ छेड़ने नहीं आएगा, तो इसे क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन, यानी उसी जगह पे हमने उसे कंजर्व कर दिया। एक्स सीटू का शेर से कहा कि ऐसा है, तुम्हें ये लोग जीने नहीं देंगे, तुम चलो मेरे साथ, जू में तुम्हें रखेंगे, तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाएंगे, तुम तो एक्स सीटू कंजर्वेशन। समझ में आई बात या नहीं? इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल क्या क्या होंगे? इन सीटू कंजर्वेशन में आपके जो एग्जांपल आते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स वो रीजन होते हैं जहां बहुत ही ज्यादा इनरिच होती है उस जगह की पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स भी आएंगे, ठीक है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इनिशियली 25 थे, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड 34 हो गए हैं, ठीक। इसके अलावा अगर बात करी जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, जो 14 थे, 90 हो गए नेशनल पार्क और इतने हो गए सेंचुरीज, ठीक है, इंडिया में। सैक्रेड ग्रुप्स की बात करते हैं तो सैक्रेड ग्रुप्स वो जगहें हैं जो कि पवित्र मान ली गई, ठीक है, फाउंड इन खासी एंड जैनता,
हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, कनाडा एंड बस्तर, ये सारी जगहें हैं आपकी मध्य प्रदेश की। ये कौन सी हैं आपकी? सैक्रेड ग्रुप्स हैं, यानी पवित्र स्थान है। वहां पे भी कि भैया ये पवित्र जगहें हैं, इनमें कटाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से उनको रोक दिया। तो ये क्या हो गया? इन सीटू कंजर्वेशन। अब आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि बाहर निकाल के कर रहे हैं। जूलॉजिकल, हाँ, इसमें क्या आ जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या सफारीज, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स आ जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आ जाते हैं, ठीक है, सीड स्पर्म बैंक, जीन बैंक आ जाता है या सीड बैंक आ जाता है। इसमें जो टेक्निक होगी वो क्रायो प्रिजर्वेशन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? लिक्विड नाइट्रोजन में वो कर देते हैं, बिल्कुल लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196। तो वो पूछ रहा है इन सीटू एक्स सीटू, इसमें से कौन सी आपकी एक्स सीटू कंजर्वेशन है? एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ? जूलॉजिकल पार्क्स और बायोलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, है ना? हाँ, समझ में आई बात है अब नहीं? यस देख लो, फॉर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल पार्क और बायोलॉजिकल गार्डन, ठीक, पहला जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही इजीली चल रहा है। आप एक एक चीज याद कर सकते हो, यहाँ से मेरे साथ में रिवाइज करो, सब याद करो। लगभग 30 से 40 दिन में अगर नीट तक पहुंच पाए हम लोग, तो दो पेपर आपके पूरे हो जाएंगे, और अगर 3 पेपर हो गए तो आपका नीट का पेपर इसके बाहर नहीं आने वाला, गारंटी है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे? सबसे पहले तो राम उदय थे, ठीक है, या बीरबल साहनी थे, कि एसआर कश्यप थे, कि रामदेव मिश्रा थे? आंसर तो इसका बहुत सिंपल है, रामदेव मिश्रा हैं। लेकिन अब ये लोग कौन से थे भाई साहब, क्योंकि इनके ऊपर भी काम हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, जो राम उदय साहब थे वो प्रोमिनेंट थे इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, इंडिया के ही ब्रायोलॉजिस्ट हैं, known as significant contribution to the study of liverworts and hornworts। ब्रायोलॉजी में इन्होंने लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट के ऊपर स्टडी करी। इसके अलावा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है हमारा पैलेंटोलॉजी का, फॉसिल्स का, लखनऊ में। आप जब जाएंगे, इधर पुल चल रहा है, इधर लेफ्ट साइड में आपको मिलता रहेगा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, पैलेंटोलॉजी, लखनऊ में ये। इसके अलावा एसआर कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं, ठीक है, आपको कमेंट में डालना है वर्ल्ड के लेवल के फादर कौन है ब्रायोलॉजी के। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं, ये फादर ऑफ इकोलॉजी हैं इंडिया के। पूरी दुनिया के कौन है ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। 124 क्वेश्चन के ऊपर आती है। RNA, what RNA is considered the first genetic material evolved? सर को पढ़ने दो। आइए क्वेश्चन में कह रहे हैं इन RNA वर्ड RNA is considered the first genetic material evolved carry out essential life process। कह रहे हैं क्या RNA वर्ड में RNA को इस तरीके से कंसीडर किया गया है कि उसके अंदर सारे essential life processes होते थे। RNA act as genetic material and also a catalyst for some important biochemical reactions in living system। Being active RNA is unstable। हाँ सही है, ठीक है, ये बात तो सही लिखी हुई है शायद, Yes, sir. सही है ये बात। जी अगला, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है हाँ, मोर स्टेबल एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, डबल हेलिकल होता है ना, डबल हेलिकल है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स भी इसमें है, रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों इन लाइट तो दोनों बातें इसकी सही है। ये दोनों बातें इसकी सही है। सही। तो इस तरह से सही है। आपका दोनों स्टेटमेंट सही गए, तो क्या है, थर्ड जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, क्या है वो 2 स्टेटमेंट देखिए। कह रहे हैं tRNA एंड rRNA डू नॉट इंटरेक्ट विद mRNA। गलत, बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है जब हम लोग प्रोटीन बनाते हैं तो यहाँ mRNA बाहर निकल के आके बैठ जाता है, इसमें राइबोसोम्स आते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आरएनए की छोटी सब यूनिट आती है, फिर फिर आरएनए की बड़ी सब यूनिट आती फिर है, इसमें हमें tRNA इसके ऊपर आता फिर है। टीआरएनए आ जाते हैं अपने अपने अमीनो एसिड को ले लेके। वो कह रहा है इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं क्या ये, यहाँ अमीनो एसिड लगा होता है चार्जिंग के बाद। वो कह रहा है ये क्या ऐसा होता है, तो ये तो बात गलत लिखी हुई है, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से।
कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एग्जांपल, मिलोइडोगाइनी इनकग्निशिया नाम का एक निमेटोड था जो हमारे टोबैको प्लांट की रूट को खा जाता था। उससे बचने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को अपनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा एट्रियल नेचुरेटिक देखो। फैक्टर निकालता है। हार्ट से हमारा एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर निकलता है, आपने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा डायलेटर है। होता है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। कल ही के वीडियो में हमने आपको जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था, और ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सेक्रेटिन नाम का निकलता है, जिससे आपके एंजाइम निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपका एल्डोस्टेरॉन निकलता है। हमने कहा आपको एड्रेनल ग्लैंड से 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। सिर्फ 40 में से 3 क्वेश्चन एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ए का थर्ड, सेकंड ऑप्शन। सेकंड इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन अब। Yes, sir. साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा देखिए हमने आपको वर्टिब्रेट्स को बांटा था 2 पार्ट में। एक नेटा और एग्नेटा साइक्लोस्टोमेटा जिसमें वो होते हैं। एक नेथा और नेथोस्टोमेटा, है ना? यस सर। एग्नेथा में साइक्लोस्टोम हाँ। आते हैं और और क्वेश्चन नेट मेटा को 2 में डिवाइड करा है। टेरिडोपोटा ये, हाँ, वर्टिब्रेटा को देखिए बटा है 2 पार्ट में, एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक नेथा में रखा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा में रखा है पिसीज और टेट्रापोडा। इसमें कॉन्टिक थीस, ऑस्टिक थीस, और फिर इधर आपने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है ना, इसका मुंह गोल होता है, जॉलेस फिशेस हैं ये। ठीक है, कौन से एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। हाँ, पीछे और जाना। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक, कैसे है ये? एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट कौन हो गए आपके? साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर हो गया? Yes. आइए, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस लिए यूज होता है? देखिए कुछ यहाँ पे कुछ Clotting चीजें- क्लॉटिंग होता है। यहाँ, हाँ, आप कुछ चीजें याद कर लीजिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। यानी हार्ट अटैक में जब क्लॉट जम जाता है तो क्लॉट बस्टर का काम करता है। तो हमारे हार्ट अटैक में ये मेडिसिन की तरह यूज है। ये हमारे माइक्रोब्स इसके अलावा, हाँ, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अलावा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करिए, साइक्लोस्पोरिन ए है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करेंगे। जब किडनी वगैरह चली जाएगी तो दूसरे ब्लड ग्रुप से सप्रेस करने के। इसके अलावा ये किससे बनता है? फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, इस साल हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन निकल जाए। इसके बाद कहते हैं स्टैटिन। स्टैटिन प्रोड्यूस होती है, ईस्ट है जिसका नाम है मोनेस्कस पर्प्यूरियस, और ये क्या करता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। साथ ही साथ हमने आपको बायो मॉलिक्यूल्स में एंजाइम पढ़ाया था, उसमें था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये क्या है? ये एक्ट करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह से, एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए आपने क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ आपने पकड़ लिया। ठीक है, आते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? बी, ये रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स से जो है हार्ट अटैक में बचाने के काम आएगा। रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म। देखिए इकाइनोडर्म, इकाइनोस मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा मतलब होता है स्किन। इनकी स्किन जो होती है कांटेदार होती है, स्पाइनी होती है। ये आपने इसी में पढ़ी है, स्टारफिश। ठीक है, ये फिश नहीं है लेकिन स्टारफिश कहते हैं। और इसका जो इसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जबकि आपके पोरीफेरस में होता है वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो इकाइनोडर्म्स में ये काम होता है, लोकोमोशन में करती है हेल्प। इसके अलावा ये कैप्चर करती है फूड को। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है कि नहीं? लोकोमोशन और कैप्चर, सिर्फ कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करती हाँ। है रेस्पिरेशन। तो आपने कहा है नहीं, एक्सक्रीशन में नहीं करती है ना, तो वो ग्रुप नहीं सही बन पा रहा है। रेस्पिरेशन में नहीं करता है तो ये भी सही नहीं बन पा रहा है। नहीं, ये तो बन रहा है ना सर, रेस्पिरेशन तो करती है। रेस्पिरेशन में करेगी, वाटर वेस्कुलर, हाँ। रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में करेगी, हाँ, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी करेगी। ठीक है,
डाइजेशन में नहीं करती है, हाँ, respiration। डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन में नहीं नहीं करती है, ठीक है। इसका 4 जा रहा है तो फोर्थ जाएगा इसका ए और सी। क्लियर है? यस सर। हाँ वही चैप्टर है। ठीक है, चल नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें आपके देखिए एग्जांपल्स पूछे गए, तो आप सबसे पहले तो एग्जांपल देख लीजिए। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, हमने सबके एग्जांपल एक साथ डाल दिए। एल्गी को बांटा गया है 3 पार्ट में, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आता है क्लेमाटोमोनास, सिलोट्रिक्स, रिवॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा, तारा। इसके बाद आता है फियोफाइसी, एक्टोकार्पस, एक्टोडिक्टोलेमी, सार्गासम, एक्टोडिक्टोलेमी और सार्गासम और फाइकस। इसके बाद आता है फाइकस और रोडोफाइसी, पी स्क्वायर और जी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम। ब्रायोफाइट को बांटा गया है 2 पार्ट में एनसीईआरटी में, लेकिन है वो 3 पार्ट में। तो यहाँ लिवरवर्ट्स है, ठीक है, और मॉसेस। लिवरवर्ट्स में आता है रिक्सिया और मार्केंसिया, मॉसेस में आता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। टेरिडोफाइट्स को बांटा गया है 4 पार्ट में, सिलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। सिलियोप्सिडा में आता है सिलोटम, लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, और स्पिनोप्सिडा में आता है इक्विसिटम, और टीरोप्सिडा में ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। जिम्नोस्पर्म को बांटा गया, जिम्नोस्पर्म में 3 नाम लिए गए हैं, साइकस और पाइनस तो पढ़ाया है, और जिनको आपका क्या है, ये आपका फॉसिल है, ठीक। अब यहां से आपको मिलाना है, मिलाइए और बताइए आंसर। टेरिडोफाइट का क्या है? जिम्नोस्पर्म डी का सेकंड है सर। जिम्नोस्पर्म ये मिला दिया। अब कहीं देखो पकड़ो, डी का सेकंड है, पॉलीट्राइकम दिया हुआ है सर। ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा है क्या? क्या सर? रिक्सिया, मैकेंसिया, सेल्विया, साल्विया है। ब्रायोफाइट हाँ है, साल्विना। साल्विया टेरिडोफाइट में है। साल्विना। ऊपर भी तो है साल्विया सर, फर्स्ट ऑप्शन। साल्विया और साल्विनिया, हाँ। देखिए साल्विनिया, मार्सिलिया, ये आपके साल्विनिया। पॉली टेरिडोफाइट हैं, हाँ सर, ठीक है। टेरिडोफाइट है, नहीं 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 ये टेरिडोफाइट है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, इसमें है नहीं, वो Mucus। लिखा हुआ। सही टेरिडोफाइट में लिखा हुआ है ऊपर पहले उसके पैराग्राफ में। चलो सिलेजिनेला। आंसर देखिए इसका क्या है, आंसर बताइए। सेल्विना है हाँ। चलो देखो ये इसके ऑप्शन है, क्या है? टेरिडोफाइट आपका साल्विनिया, मार्सिलिया है, ठीक है। ब्रायोफाइट में आ गया पॉलीट्राइकम, और एंजियोस्पर्म में आ गया साल्विया। तो ऑप्शन क्या जा रहा है इसका? 4, ठीक। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। 20 क्वेश्चन, और ये 20-20 क्वेश्चन के सेट आते रहेंगे, और जितना जितना दे रहे हैं आप, डेली की डोज है, छोटी छोटी सी याद करते रहेंगे, नीट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। हैव अ नाइस डे।